नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी छात्रों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर जेएसएससी के लिए पेपर वन जो कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं और पढ़ा है तो भूल गया है, उसके लिए कुछ उपाय कर दीजिए। हमारे पास कुछ स्पेशल टाइम नहीं हो पाते हैं कि हम पेपर वन को कवर कर सके। तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं जेएसएससी के सबसे धमाकेदार क्लासेस को लेकर के, जो अब तक के लिए सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है। मतलब अगर आपको जेएसएससी के पेपर वन की चिंता सता रही है, इस वीडियो को पूरा देख लेना, इस क्लास को पूरा कर लेना। मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ भी सवाल पूछे जाने हैं, और मैं इतना श्योरिटी से इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अपने कंटेंट पे बिलीव करता हूं और आप लोगों ने इस विश्वास को देखा भी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी छात्रों को स्पेशली बता देना चाहता हूं कि भाई पेपर वन है क्या। सबसे पहले अपने को तो यही समझना होगा कि सर पेपर वन क्या है, मुझे पहले ये बताओ। तो देखो, जेएसएससी के जितने भी परीक्षा होते हैं, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे 12th लेवल की वैकेंसीज हो, चाहे वो पीजीटी हो, सभी परीक्षाओं में पेपर वन क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं। और ये एक क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब कह सकते हो आप लोग कि 60-60 ये रेशियो होता है प्रश्नों का। 60 प्रश्न हिंदी के होते हैं और 60 प्रश्न इंग्लिश के होते हैं। अब लाना कितना है जनाब? तो लाना है आप सभी को, लाना है आपको 30%। यानी कि अगर हम बात करें पेपर वन की, तो हिंदी के कितने सवाल हैं जी? जी सर 60 सवाल हैं। इंग्लिश के कितने सवाल हैं जी? तो जी सर 60 सवाल हैं। लाने कितने हैं आपको? 30%, यानी कि 120 में से अगर प्रश्नों की बात करें तो कम से कम आपको 36 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, अगर आपने इससे नीचे सवाल करा और अगर आपका 35 स्कोर आया तो आपकी पेपर टू और पेपर थ्री की कॉपी चेक भी नहीं होगी। ये क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में ऐड नहीं होगा। लेकिन पेपर टू और पेपर थ्री की कॉपी, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, अगर आपका पेपर वन ही सही नहीं निकला तो आपका पेपर टू और पेपर थ्री चेक नहीं होगा। ठीक है, अब एक सवाल और कंफ्यूजन रह जाता है कि सर आपने कहा कि 120 प्रश्नों में 36 प्रश्न हमें सही करने हैं, तो क्या हिंदी में अलग 36 प्रश्न सही करने होंगे और इंग्लिश में अलग से 36 प्रश्न सही करने होंगे? ये कंफ्यूजन मेरे माइंड में है जनाब। तो मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों मिला करके अगर आपने 36 प्रश्न सही कर लिए तो काम हो जाएगा। आप चाहे तो हिंदी में ही 36 प्रश्न सही कर लो, आपका पेपर टू और पेपर थ्री चेक हो जाएगा, आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। 30% लाने हैं, ठीक है, और 36 प्रश्न आपको सही करने हैं। ठीक है, मैं 30% भी बता दिया और 36 प्रश्न भी सही बता दिया। ठीक है, अब समझो कि ये वीडियो मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी की ये मैराथन क्लासेस है। किसकी क्लासेस है भाई? ये हिंदी की मैराथन क्लासेस है। और इस हिंदी में जो आपके 60 प्रश्नों की जो तैयारी है, वो मैं आपको YouTube पर बिल्कुल निशुल्क कराने वाला हूं। इसके साथ साथ इसका जो फुल HD PDF होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप सर्च कर लेना झारखंड वॉरियर टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर आपको यहां पर इस PDF, पूरा मैराथन की PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक सवाल और, सर क्या जो आप पढ़ाएंगे उससे बाहर तो नहीं आएगा? बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। अब एक चीज और बता देना चाहते हैं, क्योंकि आराम आराम से सब चीजों को क्लियर करते हुए जाना है। ऐसा नहीं कि तुरंत से ही क्लासेस को शुरू कर देना है भाई और जल्दी से फिनिश कर देना है, वो तो करेंगे ही। ठीक है, अब हिंदी की मैराथन क्लासेस है, तो हिंदी के दो टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो दो टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम हिंदी भाषा ज्ञान की बात करें, जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, उससे दो टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। एक हमारा अनुच्छेद पर आधारित होता है, यानी कि जो आपके पैसेजेस होते हैं, वो कह लीजिए उन पे आधारित प्रश्न रहेंगे, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करा देना वाला हूं। और दूसरा एक होगा व्याकरण, जो कि मैं आज आपको कवर कराने वाला हूं। हमें क्या क्या पढ़ना है भाई? हिंदी से संबंधित जितने भी व्याकरण है, ग्रामर है, वो पढ़ने, और अनुच्छेद से संबंधित सवालों को सॉल्व करने के तरीकों को भी जानना है। ठीक है,
तो आज ये पहला पार्ट है। मैं आपको 2-3 पार्ट में इसकी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। काफी लंबी हो जाएगी ना सवाल, मतलब काफी लंबी हो सकती है ये वीडियो, इसीलिए हम इसको 2-3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो एकदम जो होता है ना कि पॉलिथी मार के बैठ जाना, रिलैक्स होकर के बैठ जाओ और अपना कॉपी और पेन निकाल लो, ठीक है। अब एक सवाल जो कि मुझे आप लोगों से कहना है, उसके बाद क्लासेस को शुरू करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई भी बच्चा अगर जेएसएससी का एस्पिरेंट है और अगर वो चाहता है कि हम सीजीएल की तैयारी करें, अगर वो चाहता है कि एक्साइज की तैयारी करे, अगर वो चाहता है कि जेएसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करे, मैं आप सभी को यही रेकमेंड करना चाहता हूं कि हमारी टीम झारखंड वॉरियर आपको सबसे बेस्ट तरीके से तैयारी कराएगा, ये आपसे वादा है। और इस तैयारी में अपना भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपको ऐप हमारा डाउनलोड कर लेना होगा, झारखंड वॉरियर, जहां पर आपको जेएसएससी सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, 12th लेवल और आपका जो जितने भी तमाम वैकेंसीज हैं, इन सभी की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। देखो, तैयारी कराने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भैया हमने कोर्स लॉन्च कर दिया, अब आप लोग वहां जाकर के पढ़ते रहो, हमें क्या मतलब है भाई। हम लोगों की जो तैयारी होती है वो बेसिकली स्टूडेंट के हाथ को पकड़ करके तैयारी करने वाली तैयारी होती है। कहने का मतलब है, मान लेता हूं कि सीजीएल के ही बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हर कुछ मिलने वाला है पेपर 3 में। ये कॉम्बो है, जैसे जनरल नॉलेज, झारखंड जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, टॉपिक वाइज टेस्ट और रेडियो क्लासेस, ये सब कुछ मिलने वाला है भाई। और 1 साल की वैलिडिटी भी है। अब आप पूछेंगे सर सब कुछ कह रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो सब कुछ में आपको मिलेगा टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, जितने भी टॉपिक परीक्षा में पूछे जाएंगे वही टॉपिक का वीडियो, जितने भी टॉपिक के हमने पढ़ाए होंगे उस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स, और जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ाया उसका जो पीडीएफ दिया उसका मैं एमसीक्यू जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप लोग आंख बंद करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमने दे रखा है भाई, अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कांटेक्ट करो 6201279300 पे। ये तो पेपर 3 की बात थी, इसके अलावा भी हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, चाहे वो 12th लेवल की वैकेंसीज हो, चाहे वो खोटा की हो, चाहे वो जेपीएससी की हो। ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, आप पेपर 2 खोटा ले लो या फिर नागपुरी ले लो, सभी की क्लासेस हमारे यहाँ प्रोवाइडेड है और आपको इससे बाहर कहीं जाना भी नहीं है। मतलब इतना जान लो कि जो कंटेंट हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे वो एक डायमंड कंटेंट होगा। आप यहाँ पर उपस्थित सभी छात्रों से भी पूछ सकते हैं कि सर ने किस तरीके से क्लासेस को रन कराया है, ठीक है। तो चलिए, बहुत हो गया प्रचार, अब शुरुआत करते हैं आज का मतलब क्लास, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हिंदी ग्रामर पर, ठीक है। और हम लोग, हालांकि मुझे वरमाला पढ़ाना था, वर्तनी पढ़ाना था, लेकिन मैंने आपको ध्यान अगर व्याकरण पर ले गया है तो मैं आपको संज्ञा से शुरुआत करना चाहता हूं, ताकि आपका जो माइंड है वो कहे यार हिंदी पढ़ के तो मजा ही आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आइए आज की पहली क्लासेस और आज का पहला टॉपिक कवर करते हैं, संज्ञा, ठीक है। बचपन से आप लोग संज्ञा को पढ़ते आ रहे होंगे कि संज्ञा क्या है, नाउन क्या है। अब जब बारी आती है अपने जीवन को संवारने की तो हमें इसमें जरा सा भी कोताही नहीं करनी चाहिए। संज्ञा का सबसे पहले डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी प्राणी या भाव आदि के नाम का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का अर्थ भाई नाम है, ठीक है। जब भी हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के अगर नाम का बोध करते हैं या फिर उन नामों का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। फिर से, किसी वस्तु, वस्तु कुछ भी हो सकता है भाई, किसी स्थान, स्थान कुछ भी हो सकता है, रांची, पटना, दिल्ली कुछ भी हो सकता है, प्राणी, मनुष्य, पेड़ पौधा, पशु प्राणी हो सकते हैं, या हमारी फीलिंग्स, अगर इन सभी के नाम को बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें संज्ञा कह करके पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए मैंने कहा किसी प्राणी के नाम, जैसे मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू, कोई भी अगर प्राणी है तो वो संज्ञा कहलाएगा। वस्तुओं के नाम
वो भी संज्ञा कहलाएगा। वस्तु जैसे रेडियो हो गया, किताब हो गया, संदूक हो गया, क्या है ये सब? संज्ञा है। स्थानों के नाम, मैंने कहा ना आपको, भारत है, मेरठ है, रांची है, पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, ये सब क्या है? सभी कुछ संज्ञा है। अब भावों के नाम, फीलिंग्स, भाई मिठास है, भाई कड़वा लग गया जी, ठीक है। अवस्था, भाव क्या है भाई? जिसे हम लोग अवस्था भी कह सकते हो। अब भाव में से आ गया हमारा बुढ़ापा, वीरता, नहीं भाई तुम पहलवान हो, ये भाव को प्रकट कर रहा है। तो बेसिकली जो संज्ञा होता है वो किसी स्थान, प्राणी या भाव के आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा होगा। अब सवाल जो परीक्षा में पूछता है वो पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जेएसएससी के आईआरबी के परीक्षा में पूछा भी है, आपसे भी पूछ सकता है, क्योंकि संज्ञा तो सभी को पढ़ना है। तो संज्ञा के जो मेनली भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। बचपन से पढ़ रखा होगा, कुछ छात्रों ने भूल रखा है। भाई कौन कौन से 5 भेद है? तो पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब 5 भेद आपको याद रखने हैं। हमने आपको कह दिया कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद अपना दिमाग में बैठा लीजिए। सवाल 1 कंप्लीट। अब जितने भी मैंने 5 भेदों के नाम बताए उसे आपको याद रखना है। सर समझे नहीं क्या होता है भाई भाववाचक संज्ञा? देखो समझ में तो आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, ये समझ में नहीं आया। बस आपने जो कहा कि 5 भेद होते हैं वो समझ में आ गया। तो चलिए इन 5 भेदों के भेद खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी चीजों का अगर बोध करवाते हैं तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब याद रख लेना 5 भेद कहा। पहला भेद हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति का, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, किसी वस्तु का, कुछ भी हो सकता है वस्तु, और स्थान का, ये 3 चीज का बोध कराता है भाई, उनको क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे राम, सीता, संध्या, हिमालय, रांची, ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं भाई? किसी के भी नाम को संज्ञा कहेंगे। पहला संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम का बोध करवाता हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहला कंप्लीट। एकदम आराम आराम से करो और ज्यादा डीपली पढ़ना भी नहीं है भाई। क्या करेंगे क्वालिफाइंग डीपली पढ़ करके? समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा, भाववाचक संज्ञा। अब ये है फीलिंग की चीज है, भाव को प्रकट करना। तो भाववाचक संज्ञा का जो डेफिनेशन कहता है वो ये कहता है कि किसी चीज, पदार्थ की अवस्था या दशा या भाव का जो बोध करवाता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब अवस्था क्या क्या हो सकता है भाई? अवस्था क्या होता है? बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, इन सभी का भाव का बोध हो रहा है कि नहीं? लेकिन डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो पहले, ताकि दिक्कत ना हो। कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आता होगा, है ना? तो भाववाचक संज्ञा कहता है कि जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था को, चाहे वो कोई चीज हो या किसी पदार्थ की अवस्था को निरूपित करता हो, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, बचपन, मित्रता, बुढ़ापा, मोटापा, ये सब फीलिंग्स है। अब भाई प्यास है, वो भाव प्रकट कर रही है या हमको प्यास लगा है, वो खुद जान सकता है कि उसे प्यास लगी है, उसे भूख लगी है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैंने एक लाइन और लिख रखा है, आप किसी को छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, वही भाव है, और उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बुढ़ापा को छू सकता है क्या? बचपन को कोई छू सकता है क्या? नहीं छू सकता। ये क्या बता रहा है? भाव बता रहा है। एक गुड फ्रेंड, गुड रिलेशन, ठीक है, ये क्या बता रहा है? भाव प्रकट कर रहा है। मित्रता क्या कर रहा है? भाव प्रकट कर रहा है। इसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाई बातों ही बातों में हमने 2 संज्ञा के टाइप पढ़ लिए, पता नहीं चला। अब तीसरे टाइप में हम लोग पहुंच गए हैं। तीसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा।
हम और आप किसी ना किसी जाति के लोग हैं। जैसे जाति किसे कहेंगे भैया? कोई जाति की अगर हम बात करें तो ऐसे समझो, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई, अब इनके अंदर बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं? हिंदू में बहुत सारे लोग हैं, इनकी एक जाति है। ठीक है, समझाने के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, अब जैसे अगर हम कहेंगे कि पुस्तक, अब पुस्तक तो ढेर सारी पुस्तक हो गई कि नहीं? हम कहेंगे फैमिली, परिवार, तो ये एक जाति है। इसके इसके अंदर बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे लोग हैं परिवार के अंदर, तो जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, नहीं बोलते कि जानवर है ही। ठीक है, तो जाति, जानवर बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या, किस जाति की बोध कर रहे हैं भाई? जानवर की बोध कर रहे हैं। तो जातिवाचक जो संज्ञा है वो कहता है कि जो शब्द किसी वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता होगा, संपूर्ण जाति का बोध, वही कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। अब स्कूल, स्कूल बहुत सारे स्कूल्स हैं। जैसे कौन कौन से स्कूल है जनाब? डीएवी हो गया, डीपीएस हो गया, ग्रिजली हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन इसका जाति क्या है? जाति इसका स्कूल है ना? तो ये जातिवाचक संज्ञा जो होता है वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो। इन तीनों के संपूर्ण जाति के बोध कराने वाला जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर है भाई, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, बहुत सारा चीज पढ़ाया मैंने। पुस्तक बता दिया, स्थान में स्कूल, गांव, गांव बहुत सारे गांव है। प्राणी, प्राणी में आदमी, हम लोग प्राणी है कि नहीं? प्राणी क्या है? एक जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, जानवर, पशु, पक्षी, ऐसे इसी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ये 3 टाइप एटलीस्ट आपको याद हो गए होंगे, इस बात की गारंटी है। अब चौथा आ जा भाई। भाई चौथा तो और भी आसान है, क्योंकि चौथा का नाम है समूहवाचक। भाई ग्रुप की बात हो रही है, मतलब एक ग्रुप में बहुत सारे लोग, और अगर उनका नाम ले लिए तो वो संज्ञा कहला गया। संज्ञा का मतलब क्या बताया मैंने आपको? नाम ही तो है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। प्रकार पढ़ रहे हैं तो भाई समूहवाचक संज्ञा, मतलब जहां पर समूह होगा और उसका नाम होगा उसको कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। कहेंगे कि नहीं? जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे परिवार, ये बहुत सारा लोगों का परिवार होता है। परिवार अकेले तो नहीं होता है भाई, 4 लोगों का है, मान लो कि 6 लोगों का है, माता पिता, वाइफ, हस्बैंड, बेटा बेटी, हो गया कि नहीं? ये समूह है, एक ग्रुप है, 6 लोगों की ग्रुप है। लेकिन समूहवाचक कब कहेंगे भाई? जब व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो। ठीक है, जैसे भीड़, भीड़ कहा मैंने आपको, और भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो ये समूह में इकट्ठा होते हैं। पुस्तकालय, बहुत बार पूछा है सवाल। अच्छा एक चीज, जैसे परिवार का यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो यहां पर कंफ्यूज मत करना। ठीक है, यहां पर कंफ्यूज मत करना, क्योंकि यहां पर जातिवाचक संज्ञा में मैंने आपको समझाने के लिए उस एग्जाम्पल को दिया था। ठीक है, ताकि आप चीजों को समझें। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? 5 संज्ञा पढ़ने थे, 4 हम लोगों ने पढ़ लिया, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, तो 5वां क्यों छोड़ना सर? जल्दी से उड़ा दीजिए 5वां। अब 5वां क्या है जी? तो 5वां है द्रववाचक संज्ञा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये पढ़ा है आपने? पढ़ा है ना? तो द्रववाचक जो संज्ञा है वो होता है किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु या फिर द्रव का बोध होता है, उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सब्जी, ये क्या हो गया? द्रववाचक संज्ञा होगा, इसे हम लोग नाप तौल सकते हैं। हीरा, सोना, इसे हम लोग नाप तौल सकते हैं। भैया ये 24 कैरेट का सोना है कि नहीं? 1 ग्राम ले लेंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे। तेल हो गया, इसे हम नाप तौल सकते हैं। तो बेसिकली 5 टाइप्स जो संज्ञा के थे वो हम लोगों ने आप सभी को बता दिया बहुत अच्छे से। मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपको कुछ भी समझना है या जानना है, इससे बाहर सवाल भी नहीं पूछे जाने, और बेसिकली बच्चों वाला सवाल आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, है कि नहीं? अब इतना कर लिया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं संज्ञा के विकारक तत्व। और विकारक तत्व क्या होते हैं, इसको बहुत ही आसानी भाषा से आप लोगों को समझना है। तो चलिए इसको समझते हैं।
अब जैसे क्या है कि संज्ञा के विकारक तत्व, अब हमने क्या पढ़ा भाई, संज्ञा पढ़ा है। और संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जिन तत्वों के आधार पर संज्ञा का रूपांतरण होता है उसे ही विकारक तत्व कहते हैं। अब कहेंगे सर भैया ये बता दो सर कि रूपांतरण होता है, क्या बकबका रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे भैया, बोलना क्या चाहते हो। तो विकारक तत्व वो होते हैं जिन तत्वों के आधार पर संज्ञा का रूपांतरण होता है। अब जैसे लिंग के आधार पर लड़का लड़की, ठीक है, राम सीता, ठीक है, दोनों हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहे हैं, एक वचन लड़का लड़के, ठीक है ना। अब कारक भी आपको बताएंगे अभी। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि तीन कारण होते हैं परिवर्तन के। संज्ञा के जो विकारक तत्व हैं वो तीन हैं, मूलली ये याद रख लीजिएगा। और जिसमें से पहला है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। और यही तीनों तो मैं पढ़ाने वाला हूं अभी, इसी चीज को तो आपको जानना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लिंग। लिंग शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष या पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का ज्ञान हो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग किसे कहेंगे, जो हमें बताता हो कि पुरुष जाति है या फिर स्त्री जाति है और इसका हमें ज्ञान होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। शेर शेरनी, लड़का लड़की, है ना। तो हिंदी भाषा में आप लोग ध्यान रखिएगा कि शेर जो है सो लड़का है, ठीक है, और शेरनी जो है वो क्या है, लड़की है। यानी कि आप लोग याद रख लीजिएगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बस यही याद रखना है। अब लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक है हमारा पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। लेकिन यहां पर कुछ कंसेप्ट है बच्चा, इसे याद रख लेना। हालांकि आपने कह दिया कि सर भाई लड़कवेन को हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे, और लड़कियन को स्त्रीलिंग कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। लेकिन बच्चा याद रख लेना कि आ, अमिया, आ, आओ, तौ, पन, ना, ये प्रत्यय जो हैं जिन शब्दों के अंत में आते हैं उनको पुल्लिंग कहा जाता है। हो सकता है कि परीक्षा में आपको ऐसा शब्द दे दे जो आपको पते नहीं चलेगा कि भैया ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तब आपको ये कंसेप्ट याद आएगा कि सर ने कहा था कि ये प्रत्यय अगर किसी भी शब्द के अंत में आते हो तो उसे हम पुल्लिंग करके टर्म कर सकते हैं। तो ये रहा आपका होमवर्क कि आप इसे याद रख लीजिएगा। हालांकि डेफिनेशन तो मैं बताने ही वाला हूं। डेफिनेशन कहता है कि जिस लिंग से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों के अंत में आ ये जो मैंने दिया है वो आता है उसे हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। और ये चीजें आप याद करेंगे, जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, ठीक है, ना आया लास्ट में, कपड़ा, कपड़ा घाट दो, नहीं लग रहा है कि पुल्लिंग है, चढ़ाव, लेन देन, बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, ये सब क्या करा रहा है भाई, ये सब पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है। तो ये क्या होता है भाई, पुल्लिंग होता है। तो जो मैंने आपको बताया अभी कि भाई ये रूल्स याद रखने हैं, पुलिंग तो आप जान जाओगे लेकिन कुछ वहां पर फंसा देगा आपको, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब दूसरा प्रकार आ जाता है हमारा स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग का मतलब क्या है भाई, जिस लिंग से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, या जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, ख, इया या हट हो उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। और ये चीजें आपको याद रखनी है, चाहे वो पुल्लिंग के केस में हो चाहे वो स्त्रीलिंग के केस में हो। लिंग से 2 सवाल पूछेगा 100% मान के चलो। यहां पर मैं सिर्फ संज्ञा ही नहीं बता रहा हूं, बाकी ग्रामर को आगे बढ़ा रहा हूं जनाब। तो इसे आप बहुत ही सुंदर से कवर करना। ठीक है, जैसे चिकनाहट, ठीक है, ये हट हो गया, अब पता ही नहीं चलेगा ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। बनावट, है ना, सजावट, लाख, कुटिया, याद देख रहे हो लास्ट में, खटिया, चिड़िया, बकरी,
मोरनी, मोहिनी, इसम तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना। ओके, ये चीजें आप याद रख लीजिएगा, ये दोनों चीजें। तो भाई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम लोगों ने कवर कर लिया, और बहुत अच्छे से कवर कर लिया सर, हमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। संज्ञा कर लिया भाई, और उसके बाद हम लोग लिंग पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग आ गए वचन पे। वचन से भी संज्ञा का परिवर्तन होता है नाम में, जैसे एक वचन, बहुवचन। अब वचन होता क्या है? तो वचन होता है शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं, है ना। वचन वो वचन नहीं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारे साथ जन्म रहूंगा, वो वचन नहीं। ये वचन हिंदी ग्रामर वाला है कि अगर हमें पता चलता है कि वो एगो है कि दूगो है, झारखंडी लैंग्वेज है, एगो दूगो, एक है या दो है, अगर हमें पता चलता है जनाब, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग वचन कहेंगे। ठीक है, और दूसरे शब्दों में सर, तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहा जाता है। और ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे लिंग के दो प्रकार पढ़ा, वचन के भी दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए सर, इसको पढ़ा दीजिए। एक वचन क्या होता है? तो जिन शब्दों के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, इन सभी के एक होने का पता चलता है, उसको हम कहेंगे एक वचन। अरे भैया वो एक गो है, लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक होने का पता। अब होता है बहुवचन। क्या? जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर प्राणी एक से अधिक होने का पता चलता है, या फिर अगर हम दूसरे भाषा में इसको कहें कि किसी एक वचन शब्द के अंतिम वाक्य में मात्राएं जोड़कर या बदलाव करके, जैसे आ से ए, आ से ए, ई से, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जितने भी दिए हुए हैं वो बहुवचन इससे बनाते हैं। पुस्तकें, है कि नहीं? भावना, क्या क्या बन जाएगा? भावनाएं। कपड़ा का क्या बन जाएगा? कपड़े। गुड़िया का गुड़िया, बेटी का बेटियां, नदी का नदियां, वस्तु का वस्तुएं। ठीक है, तो ये बहुत सारे वस्तुओं के बारे में बता रहा है, एक वस्तु के बारे में नहीं कि वहां जितनी भी वस्तुएं पड़ी हैं वो लेकर के आओ, है कि नहीं? वहां एक वस्तु है, वो हो गया हमारा एक वचन। वस्तुएं, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, पुस्तक, किसी एक पुस्तक की बात हो रही है भाई, एक वचन हो गया। पुस्तकें मतलब बहुत सारा पुस्तकें जो पड़ी है भाई लाइब्रेरी में, वो लेकर के आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो वचन भी दो प्रकार के भाई, क्या क्या बताया हमने? एक तो हमने एक वचन बताए, एक हमने बहुवचन बताए। भाई संज्ञा पढ़ा दिया, लिंग पढ़ा दिया, वचन पढ़ा दिया। सर कंसेप्ट क्लियर हो गया। इतने जल्दी जल्दी में इतना सारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना, मन कर रहा है सर हिंदी को फाड़ के रख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? फाड़ना ही है जनाब। ठीक है, एकदम गर्दा मचा देना। अब तीसरा विकारी शब्द जो है हमारा आता है, तीसरा जो चीज आता है, माफी चाहूंगा, कारक। अब इसको आपको समझना है कि कारक होता क्या है, और इसे बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, जो मैं अभी आपको लिखूंगा उस चीज को आपको रट लेना है, काम हो जाएगा, फिनिश, मचा दोगे, क्या बोलते हैं उसको, गदर। ठीक है, आइए समझते हैं कि कारक क्या होता है। अब इसको समझते हैं, कारक को बहुत ही आराम आराम तरीके से। पूछेंगे सर कैसे? तो आइए इसको समझते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। या संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से के लिए आदि विभक्तियों लगती हैं, तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। अब इसको समझते हैं भाईजान। देखो, हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के टाइप्स पढ़े, हमने लिंग पढ़ा, लिंग के टाइप्स पढ़े, हमने वचन पढ़ा, वचन के टाइप्स पढ़े। अब हम अगर कारक पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? तो देखो, बेसिकली मैं यहां पर क्या लिखा हूं कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने और से के लिए विभक्तियां लगती हैं,
तो उनका रूप ही कारक कहलाता है। अब इससे पहले आपको क्या करना है, जो मैं आपको लिख रहा हूं पहले लिख लेना है, उसके बाद जो मैंने अभी आपको लाइन पढ़ा, वैसे तो लगाओगे सर ने पढ़ दिया, अब कोई मतलब नहीं, तो पहले इसको लाइन को हम आपको लिखते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, चलिए मेरे साथ पहले रिपीट कीजिए फिर मैं आगे समझाऊंगा। कर्ता ने कर्म को करण से, वंस अगेन, कर्ता ने कर्म को करण से, इतना याद हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से, यहां तक याद हो गया। आगे संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए आपादान, आपादान से संबंध, संबंध का की, का की अधिकरण, आराम से पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको बताता हूं। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर संबोधन, संबोधन हे, अजी, अहो, अरे। अब देखो क्या है ना, ये वाला लाइन भूल जाओ, ठीक है, ये वाला लाइन अभी के लिए भूल जाओ। पहले जो मैं कह रहा हूं, पहले मेरे साथ कहो कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं सर? देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये लाइन रटना पड़ेगा पोयम की तरह। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। ठीक है, अब यहां पर संबोधन वाला अभी टर्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो हम आपको बताएंगे, इसे हम एक्स्ट्रा से याद रखेंगे। तो देखो, संज्ञा और सर्वनाम दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया है, सर्वनाम नहीं पढ़ाया है ना? तो इन दोनों के आगे जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ने, को, से के लिए इन सभी चीजों की विभक्तियों का इस्तेमाल होता है तो उसे कहते हैं कारक। नहीं समझ में आया? अब हम आपको पहले कारक के भेद बताते हैं, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कारक करने वाला कौन है भाई? ठीक है, ये सब चीज आपको समझना है। तो मेनली अभी आपको याद रखने हैं कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भाई? तो कर्ता कारक होता है, दूसरा होता है कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, फिर हम चलेंगे संप्रदान कारक होता है, अपदान कारक होता है, फिर हमारा संबंध कारक होता है, फिर हमारा अधिकरण कारक होता है और अंतिम आता है हमारा संबोधन कारक। ठीक है, और ये चीजें जो है ना वो 8 इसके प्रकार हैं। किसके 8 प्रकार हैं? कारक के। अब कैसे समझेंगे भाई? कैसे समझना है वो समझना पहला से। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं उस तरीके से समझो। जैसे कहा भाई कर्ता कारक। ठीक है, तो मैंने आपको इसीलिए याद रखने को कहा कि कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है। ठीक है, अब कहेंगे सर कैसे? तो समझो, पहला कारक जब हम पढ़ रहे हैं, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इसके 8 भेद होते हैं, तो पहला जब कारक पर हम लोग गए तो हम लोगों ने पढ़ा भाई कर्ता कारक इसका पहला प्रकार है और वाक्य का वह रूप होता है कर्ता कारक जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है।
कार्य जो करता है उसी को कहते हैं कर्ता कारक, और इसमें पता चलता है कि कार्य कौन कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए जो विभक्ति चिन्ह जो डिसाइड किया गया है वो है ने। सवाल पूछेगा कैसे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कारक के बारे में मैंने आपको कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से के लिए आदि विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। ठीक है, और कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है कर्ता कारक, और इसके लिए जो विभक्तियां यूज हो रही हैं वो है ने। और यही मैंने आपको याद कराया था कि 8 भेद के हमने नाम लिखे और उसके लिए जो विभक्तियां इस्तेमाल की जाएंगी उसे आपको पहले याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण जो है में पर, इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी होगी। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग पढ़े। तो पहला हम लोग पढ़े क्या भाई, पहला हम लोगों ने पढ़ा कर्ता कारक, जो कार्य को करने वाला होता है। अब कैसे, दिनेश ने पीड़ित की सहायता की, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कर्ता कारक है, कैसे पता चलेगा। पहला डेफिनेशन देखो, कहता है कि जो कार्य करने वाला होता है वही है कर्ता कारक। ठीक है, और जो विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल हुआ ने, वो कहलाता है कर्ता कारक। अब ये एग्जाम्पल को देखो, कहता है कि दिनेश ने पीड़ित की सहायता की। अब कार्य कौन कर रहा है, किसने सहायता की, तो दिनेश ने किया भाई। ठीक है, तो ये कौन हो गया भाई, कर्ता कारक, और जो विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसके द्वारा, दिनेश के द्वारा किया जा रहा है कार्य, जो कि दिनेश ने पीड़ित की सहायता की। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि सहायता करने वाला दिनेश ही है, अतः या उदाहरण कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। अब जब भी कोई एग्जाम्पल दे दे, पूछ ले, और जहां पर ने विभक्ति का इस्तेमाल हो, आंख बंद करके आंसर करना कि वो कर्ता कारक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, और यही चीजें अभी आपको समास में भी इस्तेमाल होनी है, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि अमित ने पूरी किताब पढ़ ली। किताब पढ़ ली, किसने पढ़ा भाई, अमित ने पढ़ा। कौन सी विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है, ने का। ने किसके लिए है भाई, कर्ता कारक के लिए है। तो भाई अमित ने पूरी किताब पढ़ ली, जब भी ने का इस्तेमाल हुआ दैट मीन्स ये कर्ता कारक है। तो कारक का पहला एग्जाम्पल कवर हो गया। ठीक है, ने। अब हम आते हैं दूसरा। दूसरा है कर्म कारक, कर्ता ने कर्म के लिए, यानी कि आप लोग याद रख, कर्म देखो यहां पर, माफी चाहूंगा थोड़ा सा, देखो यहां पर जो लिखाया है कर्ता ने कर्म को, के लिए मैंने गलती से बोल दिया, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता में ने प्रयोग हुआ, याद हो गया। अब कर्म में क्या प्रयोग होगा, को प्रयोग होगा। अब देखो भाई, दूसरा जो हमने पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कर्म कारक क्या होता है कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिसमें वाक्य में की गई जो कार्य किया गया है उसका प्रभाव पड़ता है, वही है कर्म कारक। उदाहरण के लिए, सीता ने गीता को बुलाया। सीता ने गीता को बुलाया, सवाल पूछ देगा ये को जो है वो कौन सा कारक है, आप आंसर करेंगे कर्म कारक। कैसे सर, देखो यहां पर को शब्द का प्रयोग हो रहा है और यह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, जब भी आपको यहां पर लाइन थोड़ा हाईलाइट करके पूछेगा तो मेनली आपको कारक में सिर्फ और सिर्फ विभक्ति चिन्ह अगर आप याद रख लें, आपको अंडरलाइन करके पूछ देगा कि यहां पर को जो इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा कारक है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में याद कराया कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। ठीक है, संबोधन हम लास्ट में जब खुद से पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे चीजें। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है भाई, तो दूसरा एग्जाम्पल है राम ने रावण को मारा। को इस्तेमाल हो रहा है यहां पर हाईलाइट कर देगा। देखो यहां पर ने है वो छोड़ दो, लेकिन यहां पर उसको हाईलाइट कर देगा कि भैया बताओ कि को जो है वो कौन सा कारक है। तो हम कहेंगे कि इस वाक्य में जो विभक्ति जो है वो
को चिन्ह पर प्रयोग हो रहा है, दैट मीन्स ये हमारा कर्म कारक है। ठीक है, कर्म हो गया। अब करण, तीसरा है कर्ण। कर्ण के लिए कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है? दो होता है, एक हमारा से और एक होता है के द्वारा। तो ये दो चीजें याद रख लेना, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा भी आपको याद रखना है। वह साधन जिससे क्रिया होती है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको इसको दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं। अब ये जो स्टेटमेंट कह रहा है वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव, ठीक है, वाक्य में की गई क्रिया को प्रभाव, जैसे सीता ने गीता को बुलाया, किसको? गीता को प्रभाव इसके ऊपर है। राम ने रावण को मारा, किसका प्रभाव दिख रहा है भाई? रावण मर गया, रावण को, है ना? तो की गई क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वो है कर्म कारक। और तीसरा चीज जो मैंने आपको बताया कि वह साधन जिससे क्रिया होती है, जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, वो करण कारक होते हैं। और करण कारक के दो प्रकार हैं, दो विभक्तियां हैं, एक से है और एक के द्वारा। जैसे वह लड़का ठंडा से कांप रहा था, वह लड़का जो है वो ठंडा से कांप रहा था। किससे कांप रहा था भाई? ठंड से कांप रहा था। तो ये जो विभक्तियां से प्रयोग हुआ, किसका चिन्ह है? सीधा सीधी बात मैं बता रहा हूं बच्चा, जो विभक्ति चिन्ह है ना, बस उतना याद रख लो, काम हो जाएंगे आपके परीक्षा में। से प्रयोग हुआ किसके लिए भाई? करण कारण के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा एग्जांपल, राम ने बाली को राम से मारा। हाईलाइट देख रहे हो यहां पे, किस चीज से मारा? बाण से मारा। किसको मारा? राम ने बाली को बाण से माना, कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये जो हाईलाइट करके दे देगा आपको, तो पूछेगा ये कौन सा है भाई, तो ये आप कह सकते हैं आराम से कि ये करण है भाई। यहां बाली को मारे जाने की क्रिया है, यह क्रिया बाण के द्वारा की गई है, मतलब बाण साधन है जिससे क्रिया हुई है। मतलब जो भी क्रिया जिसके थ्रू होता है, जिस साधन के थ्रू होता है, उसको कहेंगे हम लोग करण कारक। ठीक है, जिसकी सहायता से होती है, कुछ काम हो रहा है और अगर किसी की सहायता से हो रही है तो वो है करण कारक। और विभक्ति चिन्ह क्या है? से। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। चौथा, संप्रदान। अब मैंने आपको क्या कहा भाई? संप्रदान का अर्थ क्या है? तो संप्रदान का अर्थ है देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वह संप्रदान कारक होता है। और इसके लिए हमें याद रखना है कि संप्रदान की अगर बात करें, कुछ हम लोग दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो प्रदान करने वाली बात आ रही है, तो संप्रदान कारक में जो विभक्ति जो यूज होगी वो होगा के लिए, और को भी होगा जब किसी को देने की बात आ रही होगी। जैसे नरेश मीना के लिए फल लाया, किसी के लिए कुछ लाया ना भाई, कोई दे रहा है ना, तो ये प्रदान कर रहा है, किसी को दे रहा है, किसी को सहायता कर रहा है भाई, किसी को कुछ दिया जा रहा है या फिर किसी के लिए कुछ किया जा रहा है। तो प्रदान मतलब के लिए, याद रख लेना आप लोग आराम तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं? और विभक्ति चिन्ह आराम से याद कर लोगे। पांचवा है अपादान कारक। पांचवा में पहुंच गए भाई, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान कारक। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर भी से का उपयोग होता है। अब पूछेंगे सर दो जगह से का प्रयोग, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। अब करण में और अपादान में क्या अंतर है सर? ये भी सवाल आ सकता है आपके मन में, तो समझना जना। ठीक है, यहां तक तो विभक्ति चिन्ह याद हो गए सभी को। विभक्ति चिन्ह ही मेनली मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा डेप्थ में ले नहीं जा रहा हूं, है ना? तो यहां पर करण से मतलब हमने आपको बताया था, तीसरा जब आपको पढ़ाया था तो हमने आपको बताया कि भाई तीसरा जो होता है जिसकी सहायता से किया जाता है, बाण की सहायता से, ठीक है, चाकू की सहायता से प्याज काटा, है ना, तो ये उसकी सहायता से है। लेकिन जब बात आती है हमारा पांचवा कारक में और वहां पर भी विभक्ति चिन्ह अगर से का इस्तेमाल किया जा रहा हो,
तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझना। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पर जाना होगा। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, दूर होने, तुलना करने, ले जाने अथवा सीखने का भाव का बोध हो, उसे हम कहते हैं अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक। देखो, हमने कर्ता ने कर्म को करण से में भी से हो रहा है इस्तेमाल, विभक्ति चिन्ह, लेकिन अपादान कारक से में भी से की विभक्ति चिन्ह हो रही है, लेकिन इसमें अलग होने की विभक्ति हो रही है। मतलब अपादान कारक में अलग होने का भाव प्रकट होगा, उस वाक्य में कुछ ना कुछ चीजें अलग होंगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, थोड़ा सा पहले देख लो। पेड़ से हर सिंगार की फूल झड़ रहे हैं। फूल किससे अलग हुए भाई? पेड़ से। देखो, अलग होने वाली भाव यहां पर हो रही है। बच्चे अंधेरे से डरते हैं, डरने की बात आई भाई, कुछ डर रहा है बच्चा, डरने की, अलग होने की, दूर होने की। जंगल शहर से दूर है, किससे दूर है? शहर से दूर है, दूर होने की बात हो रही है। या रूमा की तुलना में किसका उत्तर श्रेष्ठ है? अब यहां पर कंपैरिजन भी हो रहा है, तुलना की जा रही है। रूमा से वैशाली का उत्तर श्रेष्ठ है। इस तरीके के कारक को हम क्या कहेंगे भाई? हम कहेंगे अपादान कारक। ठीक है, समझ में आ गया? करण से और अपादान से ये चीजें याद हो गई। अब हमारा आता है 6 नंबर। 6 नंबर कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वो संबंध कारक कहलाता है। कारक का छठा जो भाग है वो है संबंध कारक। और संबंध कारक का ये डेफिनेशन है कि जो दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है उसको संबंध कारक कहते हैं। जैसे का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री। ठीक है, जैसे यह साहिल का स्कूटर है, दोनों के बीच संबंध हो रहा है भाई, स्कूटर और साहिल के बीच क्या यूज हो रहा है भाई? का यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर हमारा 7वां नंबर आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है? अधिकरण कारक इसको समझते हैं पहले प्यार से, ओके? अब अधिकरण कारक क्या है इसको पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो विभक्ति चिन्ह है में पर। ठीक है, इसका अर्थ है आश्रय या आधार। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया का आधार का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं अधिकरण कारक। भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, ये सब क्या है? ये सब अधिकरण कारक के एग्जाम्पल है। जैसे जब मैं घर में गया तो कोई भी नहीं था। कहाँ गया भाई? घर में। विभक्ति चिन्ह में देखोगे, आंसर कर लोगे। कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो। बीच जो है किसके बीच है? आंगन के बीच बिछा देना बोल रहा है ये, तो ये आश्रय यहां पर कर रहा है। देख लो, यहां पर आश्रय और आधार यहां पे बता रहा। अभी मैं दोबारा से पढ़ाने वाला हूं, चिंता ना करो। संबंध समझ ना आए तो दिक्कत नहीं लो, अभी फिर से समझाएंगे भाई। जितनी दफा ना समझ में आए उतना दफा और पढ़ाएंगे। जैसे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है संबोधन कारक कहलाता है। ए जी, तनी हमरा लिए पायल ले आइए न। हैं रे, कहाँ गई रे? अरे कने गई रे? ठीक है, क्या है ये? संबोधन कारक। बुलाने और पुकारने का बोध होता है तो कहेंगे संबोधन। जैसे हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हे जो है वो विभक्ति है। किसका है भाई? संबोधन कर रहा है। ये वाला तो मजा आ गया सर, ये वाला समझ में आ गया। जो आप बोले ना ए जी, तो एकदम क्लियर से समझ में आ गया सर। ए जी ओ जी हमारा बड़ी अच्छा से आता है सर, है कि नहीं? बहुत कोई बोल सकता है, अब लड़कवन भी बोलता होगा कि अरे कहाँ गई रे। समझ में आ रहा है? तो ये संबोधन, अगर किसी को हम लोग बुलाते हैं या फिर पुकारते हैं, बोलने का बोध होता है, तो वो संबोधन कारक है। और यहीं पर हम लोग का संज्ञा समाप्त होता है। ठीक है, मतलब संज्ञा के साथ साथ हम लोग कितना चीज पढ़ लिए? चलो भैया फिर से आपको रिपीट कर देंगे। लेकिन कारक जो है ना बच्चा,
कारक को एकदम से याद रख लेना। ये चीज कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध के एकाकी अधिकरण में पर संबोधन 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ऐसा सुनो, ये पार्ट 1 वीडियो है ना, कल मैं जब पार्ट 2 लाऊंगा तो आज ये अगर ये वीडियो 9 बजे आ रही है तो कल वीडियो 8 बजे आएगी। स्टार्टिंग से ही देखना। अरे भाई 1 घंटा डेली दे ही दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, हम इसके बाद फिर ऐड करेंगे, डेली वीडियो चलत रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संज्ञा हमने 1 घंटे के आसपास में कंप्लीट कर दिया। और सिर्फ संज्ञा ही नहीं, इसके अलावा कारक, वचन और लिंग भी कंप्लीट कर दिए। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं फटाफट तरीके से। हमने आपको संज्ञा पढ़ाया। संज्ञा कहा कि किसी भी स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है, जैसे कि मोर, घोड़ा, अनार, रेडियो, कुतुब मीनार, वीरता, बुढ़ापा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मैंने कहा कि जिसमें व्यक्ति, वस्तु आदि, जो स्थान है आदि का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे राम, श्याम, हिमालय, संध्या। ठीक है। भाववाचक संज्ञा फीलिंग्स के बारे में बोध हो रहा है, अगर किसी चीज या पदार्थ की अवस्था के बारे में पता चल रहा है, जैसे कि मित्रता, बुढ़ापा, जवानी, प्यास लगना, ये सब अगर हो रहा है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ भाव को प्रकट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष जाति का अगर बोध होता है, किसी वस्तु स्थान के संपूर्ण जाति का अगर बोध होता है तो उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे कंप्यूटर, पुस्तक, स्थान, प्राणी, वस्तु में कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, पुस्तक हो सकता है, स्थान में कुछ भी हो सकता है, रांची, पटना, दिल्ली भी हो सकता है। समूहवाचक एक ग्रुप्स को अगर हम लोग किसी नाम से संबोधित करेंगे तो वो समूहवाचक संज्ञा है, जैसे परिवार, भीड़। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम माप तौल नहीं सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया कि भाई सब्जी, हीरा माप तौल सकते हैं, माफी चाहूंगा, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु, द्रव का बोध कराता है, उसे द्रव्यवाचक। फिर हमने संज्ञा के विकारक तत्व के रूप में जाना कि भाई अगर संज्ञा का किसी तत्वों के आधार पर अगर संज्ञा का रूपांतरण होता है तो उसे हम लोग विकारक तत्व कहेंगे। और विकारक तत्व कितने प्रकार के हैं भाई? तो 3 प्रकार के: लिंग, वचन और कारक। और ये तीनों को समझा। लिंग के 2 प्रकार, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। वचन, एक वचन, बहुवचन, बहुत अच्छे से समझा दिया। कारक क्या है भाई? उसके 8 प्रकार, कर्ता ने कर्म को, सभी चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया है ताकि बच्चे याद कर सके। ये मैराथन क्लासेस की पहली क्लासेस थी और मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये क्लासेस आपको पसंद आई तो कल इसका नेक्स्ट पार्ट, हालांकि स्टार्टिंग से ही रहेगा ये क्लास, ठीक है, कल आप रिवीजन करेंगे तो आपका ये नेक्स्ट पार्ट जो है कल अपलोड होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार करेगा कि सर ये क्लासेस आपको ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है। ओके गाइस, तो किसी को भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कल मिलते हैं रात के 9 बजे, जिसमें हम लोग हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे और बखूबी बहुत अच्छे से हौले हौले तरीके से हम लोग लेकर के चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी गाइस, मिलते हैं डेली रात 9 बजे। इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, हिंदी का कहानी समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक शुभ रात्रि।